हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पे। और इंडियन पॉलिटी से भी प्रश्न आते हैं, आप सभी अवगत हैं। और इंडियन पॉलिटी में आज का जो टॉपिक होगा संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान के स्रोत। आप सभी अवगत हैं कि भारतीय संविधान में बाह्य स्रोत और आंतरिक स्रोत, यानी हमारा जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो इतने लंबे अवधि तक सभी जो संविधान सभा के सदस्य थे और विशेषकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अथक प्रयास से एक संविधान बना। और उस संविधान में एक खूबसूरती है कि विश्व के जो देश हैं, विश्व के सभी देशों के संविधान से जो खूबसूरती उसमें से था, महत्वपूर्ण सेक्शन थे, महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उन प्रावधानों को कुछ कुछ हमारे संविधान में समाहित किया गया है, जिसे हम बाह्य स्रोत कहते हैं। आंतरिक स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935, जो मैक्सिमम 395 मूल अनुच्छेद से उसमें 250 अनुच्छेद हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो दोस्तों, इसी पर आज हम बात करेंगे कि भारत के संविधान में स्रोत क्या थे और कहाँ से कौन कौन से प्रावधान को समाहित किया गया है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। उसके पहले मैं दोस्तों एक बात बता दूं कि बीपीएससी की तैयारी और बीपीएससी की सफलता तलवार की धार पे डिपेंड करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उनका बीपीएससी नहीं होता है। बीपीएससी की तैयारी करना एक चुनौती भरा होता है और इस स्ट्रैटेजी से आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपसे मैं एक और सुझाव मेरे द्वारा दिया जा सकता है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी, जो पटना कॉलेज के सामने 2nd फ्लोर पे परमानंद निकेतन उन पे अवस्थित है, और वहाँ अच्छे फैकल्टी की व्यवस्था है। और आप अगर इच्छुक होंगे, अगर पटना में रहना चाहते हैं, पटना में हो, तो आप उस संस्थान में ज़रूर संपर्क करें और जाकर देखें कि वहाँ की फैकल्टी क्या है और क्या विशेषताएं हैं। और विशेषकर यहाँ खासियत यह है कि वहाँ बहुत सारे मेंटोर के रूप में बहुत सारे बीपीएससी से सफल छात्र जो रहे हैं, सफल अधिकारी रहे हैं, वो मेंटोर के रूप में वहाँ विजिट करते हैं और आपको गाइड करते हैं। उसमें मैं भी मेंटोर के रूप में वहाँ जाता हूँ और बीच बीच में आपसे मुखातिब होता हूँ, और सफलता कैसे पाई जा सकती है और सफल हम कैसे हो, इस रणनीति पे हम लोग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर वहाँ जुड़ना चाहें तो एक मोबाइल नंबर है, आप उसको नोट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 7061848575। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और गार्गी सिविल सर्विसेज एकेडमी एक बार विजिट कर आप जरूर देखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत, मैंने कहा कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे अधिक जो स्रोत हमारा है, आंतरिक स्रोत है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 को, और इसमें से लगभग 250 अनुच्छेद को समाहित किया गया है। इसमें कुछ मैं बता दूं कि जैसे CAG, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आज भी काम कर रही है और IAS IPS की वैकेंसी वहाँ से होती है और सफल होते हैं स्टूडेंट लोग। तो ये सभी लोक सेवा आयोग, CAG, न्यायपालिका, ये सभी प्रावधान हमारे आंतरिक जो स्रोत हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, चूँकि ब्रिटिश सत्ता यहाँ शासन कर रही थी, तो कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो हम ब्रिटेन से लिए हैं। जैसे एकल नागरिकता हम ब्रिटेन से लिए हैं। और जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, बट ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, और भारत में वो संविधान के अनुरूप आज कार्यरत है। तो हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया और सभी हम एकल नागरिकता हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्या है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा, हमारा ब्रिटेन से ही वो सोर्स लिया गया है भारतीय संविधान में। संसद के कुछ विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों मंत्रिमंडल की व्यवस्था, स्वाभाविक है कि लोकसभा में जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए मंत्रिमंडल का गठन, अन्य मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, जैसे इस्पात मंत्री हो, रेल मंत्री हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, या एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे वो फिनांस मिनिस्टर हो, ये सभी
प्रधानमंत्री को सहयोग करने के लिए होते हैं। इसी तरह स्टेट में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी मंत्री कार्य करते हैं और कई मंत्री सहयोग के लिए होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी यह जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसद के कुछ विशेषाधिकार है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था है, ये सभी एकल नागरिकता, ये सभी प्रावधान हमारे ब्रिटेन से लिया गया और हमारे भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है। विधि का शासन भी हम ब्रिटेन से लिए हैं, यानी भारतीय संविधान में जो विधि का शासन है वो ब्रिटेन से लिया गया। इसके बाद दोस्तों हम अमेरिका आते हैं। याद करने का दोस्तों एक फ्लो चार्ट बना लें कि ये कुछ प्रमुख देश हैं और क्या क्या उनसे लिया गया है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा और कहीं से भूलेंगे आप नहीं। तो इसके बाद हम कहाँ, अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में क्या, अमेरिका में भी दोस्तों मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनर्विलोकन है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन जब हम करते हैं तो संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान की सर्वोच्चता हम अमेरिका से लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि संविधान की सर्वोच्चता हम भारत के लोग, यानी हम लोगों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, तो संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों निर्वाचित राष्ट्रपति, जो भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति है, जो प्रावधान है, ये हम अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। इसके बाद दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन मैंने कहा। फिर इसके बाद महाभियोग, महाभियोग भी हम कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं और भारतीय संविधान में ये स्रोत आज के रूप में कार्य कर रही है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं कनाडा। कनाडा से हम क्या लिए हैं, कनाडा से हम संघात्मक व्यवस्था लिए हैं, यानी भारत में संघात्मक व्यवस्था है, केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य जो संघात्मक व्यवस्था है ये हम कनाडा से लिए हैं। इसके बाद दोस्तों शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो भी हम कनाडा से लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन हुआ, इसके बाद जो कुछ शक्तियाँ बच गई हैं वो अवशिष्ट शक्तियों के रूप में वो केंद्र के पास रह गई। ये भी हम कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया चाहे 2/3 बहुमत से, संसद में 2/3 बहुमत से, या फिर 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों की सहमति, जो सहमति होती है, और फिर राष्ट्रपति के मुहर हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है, यानी यह भी हम संशोधन की प्रक्रिया है साउथ अफ्रीका से लिए हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से कौन सी व्यवस्थाएं हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य संविधान के द्वारा इजाज़त दी जाती है, जो निर्देश दिया जाता है कि राज्यों के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक और है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, वह प्रावधान हम आयरलैंड के संविधान से ही भारतीय संविधान में समाहित किए हैं। ये सब स्रोत है दोस्तों। इसके बाद हम फ्रांस से आ जाते हैं। फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से हमने गणतंत्र की व्यवस्था लिया है। गणतंत्र की व्यवस्था यानी भारत में कोई पद जो है वंशानुगत नहीं है, हमारा गणतंत्र है। ये गणतंत्र की व्यवस्था हम लिए हैं फ्रांस से। और दोस्तों एक प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, यह भी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है वो हम कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा जो एक प्रसिद्ध है वह भी भारतीय संविधान में समाहित है, तो यह भी हम फ्रांस से लिए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची अपने भारतीय संविधान में समाहित किया है। तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जो कन्फ्यूज सभी स्टूडेंट करते हैं। संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन बुलावा जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऐसा प्रश्न आता है,
यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। इसके बाद दोस्तों जर्मनी से आपात उपबंध लिया गया है, और आपात उपबंध जो लिया गया है तो राष्ट्रीय आपात उपबंध के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है। यह हम जर्मनी के संविधान से समाहित अपने भारतीय संविधान में किए हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट से एक जो बाद में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो दोस्तों ये सभी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत थे जो भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। जो विदेशी स्रोत थे वो इसमें भारतीय संविधान में समाहित किया गया। और दोस्तों आप सभी अवगत हैं कि बहुत सारे संविधान के आलोचकों ने भारतीय संविधान को उधार का संविधान कहा है। किसी के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह दूसरे पर, हमारा जो भारतीय संविधान है दूसरे पर निर्भर है और दूसरे के संविधान के देशों से हमने चुराया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान एक अथक प्रयास और अथक मेहनत से सभी संविधान सभा के सदस्यों और विशेषकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्हें संविधान के जनक और संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, वो उनके द्वारा सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया गया है। और अध्ययन के पश्चात जो हमें भारतीय हित में आने वाले भविष्य में हितकर क्या हो सकता है, उन सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया। और आज भी भारतीय संविधान की इस खूबसूरती को बनाए हुए हैं। तभी तो हमारे भारतीय लोकतंत्र में इतनी गहरी आस्था बनी हुई है, और लोकतंत्र आज पूरे विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारतीय को कहा जाता है। भारत का लोकतंत्र मजबूत है, इसकी गहरी जड़ें हैं, और भारतीय संविधान की खूबसूरती आज भी बरकरार है। और हमारा संविधान आवश्यकता अनुसार परिवर्तन के दौर में कुछ संशोधन होता है, और हमारा संविधान कठोर और लचीला भी है। और लचीला का मतलब है कि हम कभी संविधान में कुछ आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हैं और हम उसका अनुपालन सभी करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत को अगर सीक्वेंस में आप कुछ प्रमुख देश और क्या क्या लिया गया इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो ज़रूर याद रहेगा और कभी आप भूलेंगे नहीं। और सभी एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और आपके कमेंट की मैं अपेक्षा करूंगा, कमेंट जरूर करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच पुनः ला सकूं। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।